हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि अभी आपका पेपर नहीं होने वाला है, तो दोस्तों 15 सितंबर के बाद आप ये मानिएगा आपका पेपर कभी भी हो सकता है। दोस्तों, आपको नंबर इतने लाने हैं कि 80, 85, 90 का स्कोर करके आइएगा। उसके बाद में दोस्तों कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा तो सिर्फ बीपीओ का होगा। कौन सा होगा? सिर्फ बीपीओ का रिजल्ट पेंडिंग होगा। अभी आप पढ़िए, 15 सितंबर तक आप दबा के पढ़िएगा, क्योंकि 15 सितंबर तक तो कोई हलचल होने वाली नहीं है। जब साफ साफ बोल दिया गया है कि 15 सितंबर तक जितने भी पेंडिंग में पड़े रिजल्ट हम उनको देंगे, तो 15 सितंबर तक अपनी तैयारी में एक बार फिर 4 चांद लगाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन। इसमें 311 क्वेश्चन दिए थे, इन 311 क्वेश्चनों को सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक चैप्टर और बचेगा, उसको भी कंप्लीट कराएंगे। और दोस्तों फिर बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ते रहिएगा। आपको मालूम भी है यूट्यूब पे लोगों ने क्वेश्चन कराने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो पाइड कोर्स में पढ़ा रहे हैं और पढ़ा इन्हीं क्वेश्चनों को रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा पढ़िएगा और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं 255 से। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है। इसमें देखिए और बताइए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बताइए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है। ग्राम पंचायतों में साक्षरता बढ़ाने से, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार से, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। देखिए इसमें बताइए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। क्या करना? ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। इसका आंसर सी सही है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा ई पंचायत मिशन मोड परियोजना, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना ऐसी परियोजना है जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से कार्यान्वयन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत इंटरप्राइज सूट के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं। इसमें देखिए बताइए कितने अनुप्रयोग शामिल हैं। किसमें? पंचायत इंटरप्राइज सूट में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 11 कितने शामिल हैं? 11। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर ए सही है। 11 पंचायत इंटरप्राइज सूट में 11 अनुप्रयोग शामिल हैं। इसमें देखिएगा, पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की शुरुआत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना शुरू की। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना शुरू की। इसमें 11 महत्वपूर्ण सामान्य अनुप्रयोग शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कितने शामिल हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, PRIA सॉफ्ट पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर का क्या लाभ है। देखिए इसमें बताइए, पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर का क्या लाभ है। देखिए इसमें फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके खातों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए। किस पर नजर रखने के लिए? पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके खातों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए। पंचायतों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। पंचायतों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। निगरानी करने के लिए उच्च अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? निगरानी करने के लिए उच्च अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाता है। उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर डी सही है। इसमें सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर से क्या क्या लाभ है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके खातों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए, पंचायतों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, निगरानी करने के लिए उच्च अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाता है। निगरानी करने के लिए उच्च अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य नहीं है। इसमें देखिए और बताइए ई ग्राम स्वराज का क्या लक्ष्य नहीं है। केंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, कार्य आधारित लेखांकन, पारदर्शिता। कार्य आधारित लेखांकन, पारदर्शिता। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ई स्वराज का क्या लक्ष्य नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, केंद्रीकृत योजना। केंद्रीकृत योजना नहीं, ये विकेंद्रीकृत योजना है। कैसी योजना है? विकेंद्रीकृत योजना है, केंद्रीकृत योजना नहीं है। इसमें देखिएगा, ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रीकृत योजना। कैसी योजना? विकेंद्रीकृत योजना। प्रगति रिपोर्टिंग, कार्य आधारित लेखांकन और पारदर्शिता लाना। कार्य आधारित लेखांकन और पारदर्शिता लाना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य है। इसमें देखिए बताइए, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य क्या है। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने का पोर्टल। कैसी शिक्षा को? ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने का पोर्टल। स्थानीय चुनाव में जागरूकता। दोनों सही है। या इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकायों द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकायों द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य क्या है? इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। इसमें देखिएगा, ई पंचायत मिशन मोड के तहत बनाई गई राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल इस बात की सूचना देता है कि स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार के सक्रिय आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है? देखिए इसमें बताइए मनरेगा में कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आपको ना ये करंट का डाटा याद रखना है। इसमें देखिएगा इसका आंसर क्या सही है, 14,31,25,000। कितना? 14,31,25,000। इसका आंसर ए सही है, 14,31,25,000। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या 14,31,25,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? इसमें देखिए और बताइए, ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 7। कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? 7। इसका आंसर ए सही है, 7। ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत 7 प्रमुख मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? कितना सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा ना इसलिए सरल है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है 1969 में। कब आया था? 1969 में। इसका आंसर ए सही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में जन्म मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रीकरण कब से अनिवार्य हो गया? इसमें देखकर बताइए कब से अनिवार्य हो गया? देश में जन्म मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रीकरण कब से अनिवार्य हो गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1969 से। कब से अनिवार्य हो गया? वर्ष 1969 से। इसका आंसर ये सही है, वर्ष 1969 से। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु तथा मृत्यु जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया। विभिन्न पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वर्ष 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें देखकर बताइए भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसकी बात की जा रही है? महारजिस्ट्रार की नियुक्ति। देखिए अपने बताइए महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। इसका आंसर बी सही है, केंद्र सरकार द्वारा। अगर आपसे मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति पूछी जाए तो दोस्तों बताइएगा राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। और महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत की जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत का महारजिस्ट्रार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित मामलों में निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाला केंद्रीय अधिकारी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? इसमें देखिए बताइए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? स्कूल में प्रवेश हेतु, आयु को प्रमाणित करने हेतु। किसको? आयु को प्रमाणित करने हेतु, रोजगार प्राप्त करने हेतु, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? स्कूल में प्रवेश हेतु, आयु को प्रमाणित करने हेतु, रोजगार प्राप्त करने हेतु, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में। किसमें? ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में, कानूनी संविदा करने तथा विवाह हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? अब इसमें देखिए बताइए राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है मुख्य रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? मुख्य रजिस्ट्रार होता है। और केंद्र सरकार का महारजिस्ट्रार। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। इसमें देखिए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी मुख्य रजिस्ट्रार होता है। इसका प्रमुख कार्य राज्य में नियमों को लागू करने वाले मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के माध्यम से जन्म मृत्यु आंकड़ों के संकलन तथा सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करना। फ्रेंड्स आपको याद रखना है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मुख्य रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बताइए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है किसके लिए? किसकी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसके लिए होती है? देखिए इसमें उत्तराधिकार सिद्ध करने हेतु, संपत्ति प्राप्त करने हेतु, बीमा हेतु, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इन सभी में इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है उत्तराधिकार सिद्ध करने हेतु, संपत्ति प्राप्त करने हेतु, बीमा हेतु, सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावा साबित करने हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता है। इसमें देखिए बताइए जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता क्या है? प्रशासनिक प्रयोजन में। किसमें? प्रशासनिक प्रयोजन में, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, माता व शिशु की प्रसव बाद देखभाल में, उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी में। जन्म पंजीकरण संबंधित आंकड़ों का उपयोग प्रशासनिक प्रयोजन,
जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, माता व शिशु के प्रसव बाद देखभाल तथा टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों में किया जाता है। उल्लेखनीय कि सटीक आंकड़े सरकारी योजनाओं के सफल सिद्ध होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है, इसमें देखिए और बताइए मृत्यु के अभिलेखों का क्या उपयोग है। महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, आनुवांशिक अध्ययन में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, आनुवांशिकी अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। इसका आंसर सी सही है। जिला रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्य करता है। कौन करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जिला रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्य करता है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में जिला रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। बिल्कुल सही है, अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। इसका आंसर ए सही है। अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा किसके लिए, एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया। इसमें देखिए और बताइए जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क कितना निर्धारित किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए निःशुल्क। कितना है, निःशुल्क है, यानी इसका आंसर डी सही है, कोई शुल्क नहीं है। इसमें देखिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार, किस धारा के अनुसार, धारा 12 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 5 और 6 निःशुल्क जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुमशुदा व्यक्ति को कब मृत माना जाता है। गुमशुदा व्यक्ति को कब मृत माना जाता है। इसमें देखिए बताइए गुमशुदा व्यक्ति को कब मृत माना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए पिछले 7 वर्ष से देखा या सुना ना गया हो। इसका आंसर ए सही है, पिछले 7 वर्ष से देखा या सुना ना गया हो, पिछले 7 वर्ष से देखा या सुना ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताइए सामान्यतः कितने दिनों के भीतर घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स याद रखिए 21 दिन। इसका आंसर सी सही है, 21 दिन। इसमें देखिए जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार 21 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 21 दिनों के भीतर जन्म मृत्यु या मृत्यु जन्म की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज होना अनिवार्य है। निर्धारित समय के पश्चात पंजीकरण कराने पर शुल्क अदा करने का प्रावधान है। शुल्क अदा करने का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बाहर पैदा हुए किस भारतीय दंपति के बच्चे के जन्म का पंजीकरण होगा। देखिए मैंने बताइए किस अधिनियम के तहत होगा। भारत के बाहर पैदा हुए किसी भारतीय दंपति के बच्चे का जन्म का पंजीकरण होगा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। किसके तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिए भारत के बाहर पैदा हुए किसी भारतीय दंपति के बच्चे का जन्म का पंजीकरण नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 एवं तथ्य संबंधी नागरिकता नियम 1956 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सत्य कथन है। इसमें देखिए फ्रेंड बताइए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम से भी किया जा सकता है। कैसे, बिना नाम से भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही, बिना नाम से भी किया जा सकता है। आगे देखिए, यदि बच्चे के नाम का रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष के उपरांत, कितने, 1 वर्ष के उपरांत, इस पॉइंट को याद रखिए, 1 वर्ष के उपरांत और 15 वर्ष के भीतर कराया जाएगा तो विलंब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के तहत किया जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। इसका आंसर सी सही है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। इसमें देखिए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम से भी किया जा सकता है। यदि बच्चे का नाम रखने के 1 वर्ष के उपरांत 15 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण करवाना है तो विलंब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के नियम 10 में दिए गए उपबंधों के अधीन किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप इसको भी याद रख सकते हैं, नियमावली के नियम 10 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई तो उसे किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर उप जिलाधिकारी। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए, कोई जन्म या मृत्यु संबंधी घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं होने पर उसे उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी के लिखित आदेश पर 10 रुपये विलम्ब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कितने रुपए? 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म रिपोर्ट फॉर्म संख्या 1 भरते समय बच्चे का नाम नहीं रखने की स्थिति में देखिए फ्रेंड बताइए क्या होगा। इसमें देखिए और बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही है। कोई भी नाम लिख देना चाहिए? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। लड़का शिशु या लड़की शिशु लिखना चाहिए। पंक्ति को खाली छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल सही है, पंक्ति को खाली छोड़ देना चाहिए। इसका आंसर सी सही है, पंक्ति को खाली छोड़ देना चाहिए। इसी के तहत दोस्तों बिना नाम से भी उसका पंजीकरण किया जा सकता है। जन्म रिपोर्ट फॉर्म संख्या 1 भरते समय यदि बच्चे का नाम रखा जा चुका है तो बच्चे का पूरा नाम भरें। यदि कोई कुल नाम हो तो वह भी नाम शामिल करना चाहिए। यदि बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो मद को खाली छोड़ दें, यानी पंक्ति को खाली छोड़ दें। लड़का शिशु या लड़की शिशु नहीं भरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार लिखा जाना चाहिए। देखिए इसमें बताइए कितने दशमलव अंकों तक। इसमें देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक। कितना? किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक। इसका आंसर ए सही है। जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक लिखा जाना चाहिए। 1 दशमलव स्थान तक लिखा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध है। इसमें देखिए और बताइए, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जन्म सूचना पत्र से। किससे? जन्म सूचना पत्र से। इसका आंसर ये सही है, जन्म सूचना पत्र से। और मृत्यु सूचना पत्र से प्रपत्र संख्या 2 है। प्रपत्र संख्या 2 है। मृत्यु जन्म सूचना पत्र प्रपत्र संख्या 3 से। प्रपत्र संख्या 3 से। इन तीनों को याद रखिएगा। रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के तहत प्रपत्र संख्या 1 का उपयोग जन्म सूचना पत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रपत्र संख्या 2 संबंधित है। इसमें देखिए और बताइए प्रपत्र संख्या 2 किससे संबंधित है? मृत्यु सूचना पत्र से। किससे? मृत्यु सूचना पत्र से। और प्रपत्र संख्या 1 का संबंध जन्म सूचना प्रपत्र से। और मृत्यु सूचना पत्र प्रपत्र संख्या 3 का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसमें देखिए और बताइए, गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, संबंधित मजिस्ट्रेट। किसकी आवश्यक है? संबंधित मजिस्ट्रेट। इसका आंसर ए सही है। रजिस्ट्रीकृत बच्चे के गोद लिए जाने की स्थिति में संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चे के माता पिता का नाम रजिस्ट्रार द्वारा मूल अभिलेख में संशोधित करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रपत्र संख्या 3 का संबंध किससे है? इसमें देखिए बताइए प्रपत्र संख्या 3 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है मृत्यु जन्म सूचना प्रपत्र से। किससे? मृत्यु जन्म सूचना प्रपत्र से। इसका आंसर सी सही है। जन्म सूचना प्रपत्र से प्रपत्र संख्या 1 का संबंध है। मृत्यु सूचना प्रपत्र से प्रपत्र संख्या 2 का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है? इसमें देखिए और बताइए किस धारा के अनुसार। तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 7 के अनुसार। किसके अनुसार? धारा 7 के अनुसार। इसका आंसर सी सही है, यानी 7 रखिएगा। आपको फ्रेंड्स याद रखना है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 7 के अनुसार। किसके अनुसार? धारा 7 के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाली जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? इसमें देखिए और बताइए रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना केवल प्रथम प्रति। कौन सी प्रति? केवल प्रथम प्रति।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। केवल प्रथम प्रति, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की केवल प्रथम प्रति निःशुल्क जारी की जा सकती है, इसके पश्चात शुल्क अदा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार द्वारा केवल प्रथम प्रति निःशुल्क जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? हस्ताक्षर के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? किस पर? जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र पर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किसी को भी नहीं, इसका आंसर डी सही है, किसी को भी नहीं। जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर स्वयं किया जाना चाहिए, हस्ताक्षर स्वयं किया जाना चाहिए, वह किसी भी दूसरे को अधिकृत नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को कब तक अपने पास रखा जा सकता है? कौन रख सकता है? रजिस्ट्रार। देखिए अपने बताइए, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को कब तक अपने पास रख सकता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 1 वर्ष तक, इसका आंसर ए सही है। रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 1 वर्ष तक रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 1 वर्ष तक अपनी सुरक्षा में रखेगा। 1 वर्ष के पश्चात जिला रजिस्ट्रार को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने हेतु भेजेगा। तो फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा, 1 वर्ष के पश्चात किसके पास भेजेगा? जिला रजिस्ट्रार के पास। किसके पास भेजेगा? जिला रजिस्ट्रार के पास। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है? इसमें देखिए बताइए, विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स याद रखिए, स्थानीय रजिस्ट्रार। कौन करता है? स्थानीय रजिस्ट्रार। फ्रेंड्स याद रखिएगा, वहीं का स्थानीय रजिस्ट्रार विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण भी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। तथा प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, तथा प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ये जानकारी मिलेगी बच्चा अवैध है, कैसा है? बच्चा अवैध है, तो पिता के रूप में किसका नाम भरा जाएगा? इसमें देखिए बताइए, यदि ये जानकारी मिलेगी बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसका नाम भरा जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए, किसी का भी नाम नहीं भरा जाएगा, यानी कि किसी का भी नाम नहीं भरा जाएगा। इसका आंसर सी सही है, उस स्थान को खाली छोड़ दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए, यदि ये जानकारी मिलेगी बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि माँ और स्वयं पिता को मानने वाले व्यक्ति संयुक्त रूप से ऐसी प्रार्थना ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीकरण करता है? इसमें देखिए बताइए, किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीकरण करता है? फ्रेंड्स याद रखिए, धारा 12 के अनुसार। किसके अनुसार? धारा 12 के अनुसार। इसका आंसर ये सही है, धारा 12 के अनुसार। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म तथा मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, धारा 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी। इसमें देखिए बताइए, जन्म एवं मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, पहली प्रति निःशुल्क, कैसे? निःशुल्क जारी की जाएगी। इसका आंसर डी सही है, पहली प्रति निःशुल्क जारी की जाएगी। पहली प्रति निःशुल्क जारी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण करने पर अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? इसको याद रखिएगा, धारा 8 और 9 के अंतर्गत, धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की प्रविष्टि में लिपिकीय अथवा औपचारिक गलतियों संबंधी जांच की जाएगी। इसमें देखिए बताइए, लिपिकीय अथवा औपचारिक गलतियों संबंधी जांच किसके द्वारा की जाएगी? किसमें? जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में। इसमें देखिए बताइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रजिस्ट्रार द्वारा। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार द्वारा। इसका आंसर बी सही है, रजिस्ट्रार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करेगा तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करेगा तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए 50 रुपये।
कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 50 रुपये तक का। इसका आंसर सी सही है, 50 रुपये तक का। इसमें देखिए, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी यदि धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा अथवा इनकार करता है तो उसे 50 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 50 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें बताना है कोई रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिकता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में अपेक्षित विवरणियां भेजने से इनकार करेगा तो उस पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए 50 रुपये तक का। कितना? 50 रुपये तक। इसका आंसर बी सही है, 50 रुपये। कोई रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिकता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में अपेक्षित विवरणियां भेजने से इनकार करेगा तो उसे 50 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार है। इसमें देखिए बताइए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार कहाँ तक है? फ्रेंड्स याद रखिए, संपूर्ण भारत पर। इसका आंसर डी से संपूर्ण भारत में। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। किसमें? संपूर्ण भारत पर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म से तात्पर्य है। इसमें देखिए बताइए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म से क्या तात्पर्य है? केवल जीवित जन्म से, केवल मृत जन्म से, उपयुक्त दोनों से? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जन्म से तात्पर्य दोनों से। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत परिभाषित शब्द के तहत जन्म से तात्पर्य जीवित जन्म या मृत्यु जन्म दोनों से। जीवित जन्म या मृत्यु जन्म दोनों से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से तात्पर्य है। इसमें देखिए बताइए, जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? माता के निष्कर्षण के पश्चात संतान श्वास लेता हो, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, उपयुक्त दोनों सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त दोनों सही है। इसका आंसर सी सही है, उपयुक्त दोनों सही है। जीवित जन्म से तात्पर्य गर्भाधान के ऐसे उत्पाद से जो चाहे कितने भी समय का हो, अपनी माता के निष्कर्षण के पश्चात सांस लेता हो या जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? देखिए इसमें बताइए, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। इसका आंसर बी सही है, राज्य सरकार द्वारा। ये क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में, किसमें? रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? इसमें देखिए बताइए, रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्य सरकार को है। किसको है? राज्य सरकार को है। इसका आंसर डी सही है, राज्य सरकार को। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खंडों में जिन्हें ठीक समझे विभक्त कर सकेगी। रजिस्ट्रीकरण खंडों के लिए विभिन्न नियम विहित कर सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार की नियुक्ति किया जा सकता है? इसमें देखिए बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्य सरकार जितना ठीक समझे। इसका आंसर डी सही है, राज्य सरकार जितना ठीक समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा। इसमें देखकर बताइए, प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय कहाँ होगा? फ्रेंड्स याद रखिए, उसके स्थानीय क्षेत्र में। कहाँ होगा? उसके स्थानीय क्षेत्र में। इसका आंसर डी सही है, प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उसके स्थानीय क्षेत्र में होगा। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उसके स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना किस भाषा में लिखा होना चाहिए? इसमें देखिए बताइए, प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास, किसके पास? कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना किस भाषा में लिखा होना चाहिए? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, स्थानीय भाषा में। किस भाषा में? स्थानीय भाषा में। इसका आंसर डी सही है, स्थानीय भाषा में। प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड पर सूचना स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर लगे बोर्ड पर क्या लिखा होना आवश्यक है? इसमें देखकर बताइए, लगे बोर्ड पर क्या लिखा होना आवश्यक है? रजिस्ट्रार का नाम, रजिस्ट्रार के हाजिरी का दिनांक व घंटा, स्थानीय क्षेत्र का नाम जिसके लिए वह नियुक्त है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त सभी।
इसका आंसर डी सही है। उपरोक्त सभी रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास किसी सहज दृश्य के स्थान पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त है उसका नाम, उसका हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है, इसमें देखिए बताइए बच्चे के जन्म का पंजीकरण किस किस तरह से किया जा सकता है। बिना नाम के, नाम रखने के पश्चात, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में, इसका आंसर सी सही है। बच्चे के जन्म का पंजीकरण बिना नाम से भी और नाम रखने के पश्चात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है। देखिए फ्रेंड बताइए रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्य रजिस्ट्रार को। किसे भेजता है? मुख्य रजिस्ट्रार को। मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना मुख्य रजिस्ट्रार को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है। इसमें देखिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। जिला रजिस्ट्रार को। किसको भेज दिया जाता है? जिला रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों को अपनी सुरक्षा में रजिस्ट्रीकरण वर्ष के पश्चात 1 वर्ष तक रखेगा। कब तक रखेगा? 1 वर्ष तक रखेगा। उसके बाद जिला रजिस्ट्रार को भेज देगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा उसके बाद जिला रजिस्ट्रार को भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। इसमें देखकर बताइए मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है अपर मुख्य रजिस्ट्रार कौन होता है? अपर मुख्य रजिस्ट्रार। इसका आंसर ये सही है, अपर मुख्य रजिस्ट्रार। मुख्य रजिस्ट्रार कहाँ पर होता है? राज्य स्तर पर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी अपर मुख्य रजिस्ट्रार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखना है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है मृत्यु प्रमाण पत्र से। किससे? मृत्यु प्रमाण पत्र से। इसका आंसर बी सही है, मृत्यु प्रमाण पत्र से। प्रपत्र संख्या 5 का संबंध किससे? जन्म प्रमाण पत्र से। प्रपत्र संख्या 5 का संबंध किससे? जन्म प्रमाण पत्र से। और प्रपत्र संख्या 6 का संबंध मृत्यु प्रमाण पत्र से। जन्म सूचना पत्र से प्रपत्र संख्या 1 का संबंध है, इसको भी याद रखिएगा। जन्म सूचना पत्र से प्रपत्र संख्या 1 का संबंध है। और मृत्यु सूचना पत्र से प्रपत्र संख्या 2 का संबंध है। मृत्यु सूचना पत्र से प्रपत्र संख्या 2 का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है। इसमें देखिए बताइए निम्नलिखित में से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रपत्र संख्या 10 पर। किस पर जारी किया जाता है? प्रपत्र संख्या 10 पर। इसका आंसर बी सही है, प्रपत्र संख्या 10 पर। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या 10 पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। किस पर? प्रपत्र संख्या 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है। मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है। देखिए अपने बताइए किस प्रपत्र संख्या में। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रपत्र संख्या 13 में। किस में दिया जाता है? प्रपत्र संख्या 13 में। इसका आंसर ए सही है, प्रपत्र संख्या 13 में। इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश प्रपत्र संख्या 13 पर जारी किया जाता है। किस पर? प्रपत्र संख्या 13 पर जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 311 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।